हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। कंटिन्यू रखेंगे हमारी आज की इस वीडियो में सीडीपी के 640 क्वेश्चंस की सीरीज को। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीरीज के पार्ट 1, 2 एंड 3 को मिला के हम लोगों ने टोटल 150 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको भी हम अपनी पुरानी वीडियोस की तरह ही सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि मेरे सही उत्तर पे टिक करने से पहले आपके अकॉर्डिंग जो उत्तर सही है उसे चूज करना है आपने, और अपने मार्क्स भी आपको काउंट करते चलने हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा गया आपसे कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, लिखित, सेकंड मौखिक, थर्ड ऑप्शन है सांकेतिक एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि संप्रेषण क्या है, संप्रेषण किसको कहा जाता है। तो जब हम अपने विचारों, अनुभवों, तथ्यों का, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, तो वो प्रक्रिया संप्रेषण कही जाती है। चूंकि यहाँ पे बात की गई है कक्षा कक्ष के बारे में, तो कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण होता है वो लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है और सांकेतिक भी होता है। तो यहाँ पे जो 151 का हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152। शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके, तूफान का काल, सेकंड कठिनाई वाला काल, थर्ड अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल एंड फोर्थ ऑप्शन है सामान्य काल। तो किशोरों के बीच जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं उसके कारण किशोर व्यक्तित्व को जो कहा जाता है वो बताइए। 152 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, तूफान का काल। क्वेश्चन आपको पता ही है कि सीटेट में घुमा के भी पूछ लिया जाता है हमसे, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था किन्होंने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा स्टेनले हॉल। उन्होंने ही किशोरावस्था पे सबसे ज़्यादा रिसर्च किया है और उन्होंने किशोरावस्था को तनाव व तूफान की अवस्था के नाम से भी बताया है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 153। किशोर मस्तिष्क मानसिक संघर्ष से भरा रहता है, परिणाम स्वरूप वह ग्रस्त रहता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष से, सेकंड सांस्कृतिक संघर्ष से, थर्ड मानसिक संघर्ष से एंड फोर्थ ऑप्शन है हतोत्साहित हो जाता है। 153 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मानसिक संघर्ष से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154। किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है किशोरों की आवश्यकताएं भिन्न होती है, सेकंड है शारीरिक परिवर्तन, उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है, थर्ड है किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था को जो खुशी रहित अवस्था कहा गया है वो क्यों कहा गया है, उसके पीछे रीजन क्या है ये बताइए। 154 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों ही। किशोरों की आवश्यकताएं भी भिन्न होती है और शारीरिक परिवर्तन के कारण उन्हें नए अनुभव और नई आवश्यकताएं महसूस होती है, और इसके साथ ही किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 155। मार्ग निर्देशन व्यक्ति को विकसित करने में सहायता देता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षमताएं, सेकंड खुशी, थर्ड संबंध एंड फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मार्ग निर्देशन जो होता है, मार्गदर्शन जो होता है, वो व्यक्ति को किस चीज को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। 155 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, मार्ग निर्देशन या फिर मार्गदर्शन जो होता है वो व्यक्ति को क्षमताएं विकसित करने में सहायता देता है। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 156। विद्यार्थियों को जानने हेतु निर्देशक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों को सहायता करे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको कि जीवन लक्ष्य के आदर्श बताएं, सेकंड समर्पण तथा विश्वास, थर्ड सृजनात्मक कार्यों में रुचि एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 156 का करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 157। आईसीटी से आशय है, यानी कि यहाँ पे आपको आईसीटी का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है आपके अंतर्राष्ट्रीय संप्रेषण तकनीक, सेकंड भारतीय तकनीकी आयोग, थर्ड सूचना एवं संप्रेषण तकनीक एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कि संप्रेषण तकनीक का आदान प्रदान।
तो ICT का फुल फॉर्म क्या है ये बताइए। 157 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158। ICT का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रदत्त विश्लेषण में, सेकंड प्रदत्तों की व्याख्या में, थर्ड सूचनाएं एकत्रीकरण में एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। 158 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 प्रदत्त विश्लेषण में। क्वेश्चन नंबर 159। निम्नलिखित कंप्यूटर के भाग है सिवाय, फर्स्ट ऑप्शन है CPU, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड स्कैनर एंड फोर्थ ऑप्शन है मॉनिटर। तो यहाँ पे आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जो कंप्यूटर का भाग नहीं है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि CPU, मॉनिटर और कीबोर्ड ये तीनों ही कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, जबकि स्कैनर जो है वो कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160। शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप में प्रयुक्त किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है शोध उपकरण के रूप में, सेकंड शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में, थर्ड प्रबंध उपकरण के रूप में एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। 160 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 161। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है, फर्स्ट ऑप्शन है सामान्य रुचियां अधिक होती है, सेकंड समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, थर्ड मैत्री संबंधों में अत्यधिक कमी एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने वय समूह के साथ निष्क्रिय साझेदारी। तो यहाँ पे आपको किशोरावस्था के सामाजिक विकास के लक्षण क्या है ये बताना है। 161 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, समूह के प्रति भक्ति भावना, यानी कि समूह के प्रति जो उनका लगाव होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किशोर अवस्था का नहीं है? ऑप्शन है आपके संवेगों पर नियंत्रण, थर्ड संवेगात्मक अस्थिरता, थर्ड शारीरिक शक्ति में वृद्धि एंड फोर्थ ऑप्शन है यौन ग्रंथियों में परिवर्तन। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो किशोरावस्था के लक्षण में नहीं आते वो कौन सा है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन ए और बी को देख के इतना तो समझ गए होंगे कि इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि एक में तो फोकस किया गया है कि संवेगों पर नियंत्रण रखते हैं वो, और दूसरे में कहा गया है कि संवेगात्मक अस्थिरता रहती है, यानी कि उनका जो संवेग होता है वो एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में से आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा है जो किशोरावस्था के लक्षण में नहीं आता। 162 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 संवेगों पर नियंत्रण। किशोर जो होते हैं वो अपने संवेगों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 163। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपागम का भाग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका हार्डवेयर, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एंड फोर्थ ऑप्शन है न हार्डवेयर और न ही सॉफ्टवेयर। तो जो प्रणाली उपागम का भाग नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, न हार्डवेयर न ही सॉफ्टवेयर। अगला है क्वेश्चन नंबर 164। हिल्डा टावर ने कौन सी युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए नहीं सुझाई है? फर्स्ट ऑप्शन है दत्त संकलन, सेकंड अवधारणा का निर्माण, थर्ड दत्त व्याख्या एंड फोर्थ ऑप्शन है सिद्धांतों का उपयोग। तो यहाँ पे आपको हिल्डा टावा के अनुसार बताना है कि उन्होंने युक्ति सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के लिए कौन सी युक्ति नहीं बताई है, नहीं सुझाई है। 164 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 दत्त संकलन। अगला है क्वेश्चन नंबर 165। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है केवल सूचना संप्रेषित करना, सेकंड सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना, थर्ड सूचनाएं एकत्र करना एंड फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान व दक्षता अर्जित करना। 165 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सूचना भेजने में इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 166। किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अस्पष्ट दिखाई नहीं देता? फर्स्ट ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, सेकंड मूर्त चिंतन, थर्ड तर्क शक्ति को अपेक्षाकृत अधिक योग्यता।
166 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी मूर्त चिंतन। क्वेश्चन नंबर 167, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है गेट्स, सेकंड कॉल्विन, थर्ड सी स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा किन्होंने कहा हुआ है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उसे अधिगम कहा जाता है। 167 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 गेट्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 168, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, फर्स्ट ऑप्शन है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, सेकंड जब वह बोलना शुरू करता है, थर्ड जब वह घर से बाहर निकलता है एंड फोर्थ ऑप्शन है अपने जन्म से ही। तो ऑब्वियसली बच्चे जो होते हैं वो जन्म के साथ ही सीखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे 168 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अपने जन्म से ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 169, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है, फर्स्ट ऑप्शन है अनुभव, सेकंड परिपक्वता, थर्ड शारीरिक विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है कौशल विकास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्षमता के विकास को और किस नाम से जाना जाता है। इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताना है। 169 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्षमता के विकास के पर्यायवाची शब्द के रूप में आप कौशल विकास भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यचर्या केंद्रित, सेकंड शिक्षक केंद्रित, थर्ड बाल केंद्रित एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय केंद्रित। 170 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 171, निम्न में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे और शिक्षक में संबंध, सेकंड बच्चे और समाज में संबंध, थर्ड शिक्षक और विषय में संबंध एंड फोर्थ ऑप्शन है विषय और बच्चे में संबंध। 171 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी शिक्षक और विषय में संबंध। अगला है क्वेश्चन नंबर 172, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, सेकंड शिक्षक की शिक्षण वीडियो में परिवर्तन, थर्ड पाठ्य वस्तु का परिमार्जन एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अधिगम प्रतिफल का अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, उसका पर्याय क्या है, ये बताइए। 172 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, अधिगम प्रतिफल का अर्थ बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है। ऑप्शंस हैं आपके शारीरिक परिवर्तन, सेकंड व्यवहार में स्थिरता, थर्ड अस्थिरता की समस्या एंड फोर्थ ऑप्शन है संवेगात्मक समस्याएं। तो इन चारों ही लक्षणों में से जो किशोर अवस्था के लक्षण नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी व्यवहार में स्थिरता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, फर्स्ट ऑप्शन है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, सेकंड ऑप्शन है बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, थर्ड बच्चों के चरित्र निर्माण में एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चाइल्ड साइकोलॉजी एक टीचर की हेल्प किस तरीके से करता है, किस चीज़ को जानने के लिए करता है या फिर किस किस चीज़ को जानने के लिए और समझने के लिए करता है। 174 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए, यानी कि 1, 2 एंड 3 तीनों के लिए एक टीचर की चाइल्ड साइकोलॉजी मदद करता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्रयोगात्मक विधि, सेकंड उपचारात्मक विधि, थर्ड आत्मनिरीक्षण विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है निरीक्षण विधि। 175 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी आत्मनिरीक्षण विधि। अगला है क्वेश्चन नंबर 176, निम्न में से किस में मूल वृत्ति संबद्ध संवेग से मेल नहीं खाती। फर्स्ट ऑप्शन है पलायन भय,
सेकंड संवेदना आश्चर्य, थर्ड युद्ध प्रियता क्रोध, एंड फोर्थ ऑप्शन है अप्रियता घृणा। 176 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी संवेदना आश्चर्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 177। संवेद जो सामान्यतः सुख देता है, फर्स्ट ऑप्शन है करुणा, सेकंड एकाकीपन, थर्ड भूख, एंड फोर्थ ऑप्शन है आत्म अभिमान। तो यहाँ पे बात की गई है हमेशा सुख देने की। 177 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी आत्म अभिमान। अगला है क्वेश्चन नंबर 178। निम्न में से कौन सा अमूर्त अस्थायी भाव है? फर्स्ट ऑप्शन है आदर, सेकंड निवास स्थान, थर्ड पशु, एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रोध। 178 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 आदर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 179। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना, जिसका उदाहरण है फर्स्ट ऑप्शन है सक्रिय सहानुभूति, सेकंड निष्क्रिय सहानुभूति, थर्ड व्यक्तिगत सहानुभूति, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब आप किसी भी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के लिए दो शब्द कहते हो, उनको मतलब धीरज देते हो, तो वो किस प्रकार की सहानुभूति कही जाती है? सक्रिय, निष्क्रिय या फिर व्यक्तिगत? 179 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी निष्क्रिय सहानुभूति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 180। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, सेकंड वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, थर्ड परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन चारों ही ऑप्शंस को देखते हुए बताइए कि व्यक्ति के विकास के संबंध में कौन से कथन सही है या फिर कौन कौन से कथन सही है। 180 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 181। स्टैनले हॉल के अनुसार फर्स्ट ऑप्शन है किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, सेकंड है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, थर्ड किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक की नसों में उठना शुरू होता है। तो यहाँ पे आपको स्टैनले हॉल के अकॉर्डिंग बताना है, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। तो यहाँ पे 181 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके शारीरिक विकास, सेकंड मानसिक विकास, थर्ड समूह का महत्व, एंड फोर्थ ऑप्शन है तीव्र समायोजन। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो किशोरावस्था की विशेषताओं में नहीं आते वो है आपका ऑप्शन डी तीव्र समायोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 183। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे के संवेगात्मक विकास को, सेकंड बच्चे के शारीरिक विकास को, थर्ड बच्चे की संकल्प शक्ति को, एंड फोर्थ ऑप्शन है बच्चे के आत्मविश्वास को। तो थकावटी और बीमारियां जो होती है वो बच्चे के किस चीज पे इफेक्ट डालती है, प्रभावित करती है, ये बताइए। 183 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी बच्चे के शारीरिक विकास को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 184। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेरणा का अभाव, सेकंड जीवन से न जोड़ना, थर्ड अधिगम परिस्थिति, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से जो प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है, जो विरोधी नहीं है, वो है आपका ऑप्शन सी अधिगम परिस्थिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 185। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अदाई इकाई, सेकंड स्मृति भंडारण इकाई, थर्ड केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रदाय इकाई। 185 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम
सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ओवरहेड प्रोजेक्टर, सेकंड नाटक, थर्ड प्रदर्शन एंड फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्र भ्रमण। 186 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। नीचे दिए गए चारों ही ऑप्शंस में से जो शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है वो है आपका ऑप्शन 1 ओवरहेड प्रोजेक्टर। क्वेश्चन नंबर 187 देख लेते हैं। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का या फिर संप्रेषण के प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है शाब्दिक अंतःक्रिया, सेकंड अशाब्दिक अंतःक्रिया, थर्ड दोनों 1 एंड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी थोड़े टाइम पहले हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें कि पूछा गया था कि कक्षा कक्ष में संप्रेषण किस प्रकार के होते हैं और उसमें हमें ऑप्शंस दिए गए थे मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो और फोर्थ ऑप्शन जो था हमारा वो था उपरोक्त सभी। तो इससे क्लियर है कि कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण होता है वो होता है शाब्दिक भी और अशाब्दिक भी, क्योंकि मौखिक जो होती है वो तो शाब्दिक होती है, लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को लिख के संप्रेषित करते हैं तो वो अशाब्दिक कही जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, सेकंड बाल केंद्रित, थर्ड कक्षा कक्ष केंद्रित एंड फोर्थ ऑप्शन है समस्या केंद्रित। 188 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी समस्या केंद्रित। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 189। समूह वीडियो द्वारा सीखने का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है वाद विवाद विधि, सेकंड कार्यशाला विधि, थर्ड विचार गोष्ठी विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो ऑप्शन 1, 2 एंड थर्ड तीनों ही इसमें आएंगे, यानी कि तीनों ही समूह वीडियो द्वारा सीखने के उदाहरण है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 190। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है यह संतुलन प्रदान करता है, सेकंड यह समस्या का समाधान करता है, थर्ड यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है कि समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। 190 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 191। अधिगम को प्रभावित करने वाली पर्यावरणीय कारकों में से एक है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक परिवेश, सेकंड थकावट, थर्ड मानसिक स्तर एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पर्यावरणीय कारकों के बारे में पूछा गया है, शारीरिक कारकों के बारे में नहीं। 191 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 सामाजिक परिवेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 192। निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? फर्स्ट ऑप्शन है सहनशीलता, सेकंड आत्मविश्वास, थर्ड संवेगात्मक परिपक्वता एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो ये तीनों ही एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों में आएंगे। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 193। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, सेकंड किशोर अवस्था, थर्ड बाल्यावस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है शैशव अवस्था। 193 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला बाल्यावस्था में रखी जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 194। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? फर्स्ट ऑप्शन है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, सेकंड संवेदीगामी क्रियात्मक अवस्था, थर्ड मूर्त क्रियात्मक अवस्था एंड फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। 194 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों ही जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 195। यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा, निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हल्का प्रबलन सिद्धांत, सेकंड गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत, थर्ड सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किनर का प्रबलन सिद्धांत। 195 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत।
क्वेश्चन नंबर 196, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यहाँ पे जवाब आपको कोड के माध्यम से देने हैं, तो सबसे पहले इन कोडों को रीड कर लेते हैं। ए है शिक्षार्थी को जानने में सहायक, बी शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, सी प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक एंड डी शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए सी एंड डी, सेकेंड है ए बी एंड सी, थर्ड बी सी एंड डी एंड फोर्थ ऑप्शन है ए सी और बी। 196 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ए सी और बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 197, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है रटकर सीखना, सेकंड अर्थपूर्ण सीखना, थर्ड खोजपूर्ण सीखना एंड फोर्थ ऑप्शन है निरंतर सीखना। तो यहाँ पे आपको आशुबेल के अकॉर्डिंग बताना है। 197 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, खोजपूर्ण सीखना। क्वेश्चन नंबर 198, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतःक्रिया, सेकंड प्रेषण, थर्ड संप्रेषण एंड फोर्थ ऑप्शन है सहसंबंध। 198 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों अथवा मतों और भावनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 199, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एल्बर्ट बैंड्यूरा, सेकंड डेविड आशुबेल, थर्ड बी एफ स्किनर एंड फोर्थ ऑप्शन है जीन पियाजे। 199 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, डेविड आशुबेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200, निम्न में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना, सेकंड अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन, थर्ड शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश एंड फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक कौशलों का चयन। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, सामाजिक कौशलों का चयन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं और बाकी ये क्वेश्चन हम इसके अगले पार्ट्स में देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा और शेयर भी जरूर करिएगा अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।